चलिए 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज फिर तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश फिर वही कि मोशन चैप्टर आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। लॉकडाउन पीरियड जितना फायदा उठा सकते उठा ले। मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ, आफ्टर द लॉकडाउन हम पूरा कोर्स फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, घबराएं नहीं। अगर हमारी क्लासेस जुलाई में भी स्टार्ट करने को कहा जाता है तो बीकेजी की टीचर्स टीम इतनी तैयार है कि एक नहीं दो बार एक चैप्टर को पढ़ाकर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देगी। आप टेंशन ना लें, हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमको बीकेजी में रुकना पड़ेगा, बट हम आप लोगों को दो बार कोर्स कंप्लीट करवा के तैयार कर देंगे, टेंशन ना लें। फिर भी छुट्टी का कुछ फायदा उठाया जाए, लॉकडाउन समय में भी कुछ पढ़ा जाए, घर पे भी आप कुछ पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर मोशन का थर्ड वीडियो, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट और सेकंड को देखें, उसके नोट्स बनाएं, उसके बाद मेरे इस थर्ड वीडियो को देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने मोशन में जो मेन डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक बार उन पर हम रिवाइज कर लेते हैं। रिकैप 5 मिनट्स में रिकैप हो जाएगा। रेस्ट, any object is said to be in rest when its position does not change with respect to time and with respect to surrounding. Motion, object is said to be in motion when its position continuously change with respect to time and with respect to surrounding. Distance is the actual length covered by an object. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, इस ऐसा यूनिट इज मीटर। What is displacement? Displacement is the shortest length between the initial and final point. Its SI unit is also meter, but displacement vector है, जबकि हमारी distance कैसी quantity थी? स्केलर। हमने पढ़ा था speed. What is speed? Speed is defined as the distance covered per unit time. Speed equal to distance upon time. SI unit meter per second होती है, स्केलर quantity होती है। What is velocity? Velocity is defined as the displacement covered per unit time. यह vector quantity है, velocity बराबर होता है displacement upon time। ध्यान रहे, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों वैल्यू हो सकती है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होना मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होते जा रही है, स्पीड कम होते जा रही है, उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आते आते 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन करा था, और हमारी पहली इक्वेशन थी मोशन की v इक्वल टू u प्लस at। हमारी दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी हमारी 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम इन तीनों इक्वेशनों पे कल छोटे मोटे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इज इट क्लियर? एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी समझेगी कि अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें। एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आप लोगों को, जो मैं करा चुका हूं। मान लीजिए कि किसी गाड़ी की स्पीड आपकी 36 किलोमीटर पर आवर दी है, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो 36 into 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें बदल जाती है आपकी? मीटर पर सेकंड में। 18 से इसको कैंसिल करा, 2 into 5 दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने ये चीज भी आप लोगों को सिखाई थी, याद रखें। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं, देखें कैसा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक पर्सन है, वो अपने होम से स्कूल के लिए गए। एक पर्सन है, या समझ लीजिए कि माई सेल्फ, मैं होम से निकला और स्कूल के लिए गया, स्ट्रेट लाइन है मेरा मोशन, ओके। और इस वक्त मेरी जाते वक्त जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। मैं जब वापस आया, मेरी वापस आते वक्त स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मैं जब घर से स्कूल के लिए निकला तब बहुत जल्दी रहती है, आप लोग सब जानते हो सुबह सुबह कैसी हड़बड़ाहट रहती है, क्या गाड़ियों की स्पीड रहती है आप लोगों की। तो जब घर से
स्कूल के लिए निकला तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और जब मैं वापस आ रहा था, वापस तो आप भी कैसे जाते हो, दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, तो जब मैं वापस जा रहा था तो स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? एवरेज स्पीड। अगर क्वेश्चन पूछा जाता एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी 0 आती। क्यों एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों आती? क्योंकि मैं होम से स्टार्ट हुआ और वापस एंड भी मेरा कहां हो गया, होम पर। तो मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे खत्म हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आया टोटल, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरा, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइडेड बाय टाइम, तो मेरी नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है उस वक्त, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती, 0। मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं, इस केस में क्या निकालने को कह रहा हूं, एवरेज स्पीड निकालने को कहा गया है। तो आप इसकी एवरेज स्पीड निकालिए। इस केस में एवरेज स्पीड क्या है पर्सन की, घर से स्कूल की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर, वापसी में कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए लेट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज x किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर। तो पहली बार समय कितना लगेगा, टाइम t1, टाइम t1 किसका है, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, टाइम t1 कितना है, होम से स्कूल जाने में लगा समय, टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू मूव फ्रॉम होम टू स्कूल, t1 बराबर कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप पूछ सकते हो सर आपने मीटर पर सेकंड में नहीं बदला, भैया सब कुछ यहाँ किलोमीटर पर आवर में लिया है, डिस्टेंस भी हमने किलोमीटर में मानी है, इसलिए फिर हमको जरूरत नहीं है। अब वापसी में समय कितना लगा, और ये टाइम किसमें आएगा आपका, आवर्स में आएगा। चलिए टाइम वापसी में कितना समय लगा, t2, वापसी में समय ज्यादा लगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है, डिस्टेंस तो वही है x, जितनी दूरी जाने में कवर करी उतनी वापस आने में भी, तो वापस आने में कितनी कवर करी, x। स्पीड कितनी है इसकी आते वक्त 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा x/40 आवर। अब टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम, मतलब घर से स्कूल जाने और स्कूल से वापस घर जाने में टोटल टाइम कितना लग गया उसको, t इक्वल क्या लिखेंगे अपन, t1 प्लस t2। t1 कितना है आपका, t1 आपने निकाल के रखा है x/60 प्लस ये कितना आएगा x/40। आप यहां पर से सॉल्यूशन करें, x/20 कॉमन निकाल दें, इजी हो जाएगा आपके लिए, 1/3 प्लस 1/2, ओके कितना जाएगा x/20 इनटू कितना आएगा आपका यहाँ पर एलसीएम 6 और ऊपर हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू 6 24, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x/24 आवर्स, ये टोटल टाइम लगा। अब आपको मैंने कल एक फॉर्मूला सिखाया था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड मेरे फर्स्ट वीडियो में ही है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, जाने में x और वापस आने में x, तो कितनी हो जाएगी 2x। और टोटल टाइम कितना लगा आपका, टोटल टाइम कितना लगा, आपने यहाँ टोटल टाइम निकाल रखा x/24, कितना निकाल रखा x/24, x से x कट जाएगा, 24 रेसिप्रोकल हो उसके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा 24 × 2 मतलब 48 किलोमीटर पर आवर। आपकी एवरेज स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। जनरली हमने देखा है कि बच्चे लॉजिक के आधार पर बात करना कोशिश करते हैं, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लॉजिक लगा लेंगे, जाने में 60 वापस आने में 40 तो एवरेज 50। ऐसा नहीं है, इस चीज को अच्छे समझ लें, क्या अपन निकाल रहे हैं पूरे मेथड से करना चाहिए हमको। इज इट क्लियर? एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या निकलेगी एवरेज स्पीड। ओके एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं अपन।
दिखाऊं मैं आप लोगों को? आप लोगों को पता है कि जहां कहीं एक्सेलरेशन होता है मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड कब बढ़ती है? जब एक्सेलरेटर काम करता है, या फिर ट्रक को अगर उसको किसी को कोई पीछे से धक्का दे मतलब फोर्स लगाए, तो जब किसी वस्तु पे फोर्स लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, तो फोर्स किसको जनरेट करता है? फोर्स किसको जनरेट करता है, किसको प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। मतलब फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन। अगर कोई वस्तु है उस पे नेट फोर्स जीरो है, यदि कोई वस्तु है उस पे नेट फोर्स जीरो है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और यही आपके न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। आपको मैं कहीं और ले चला हूं, दूसरे चैप्टर की ओर गाड़ी थोड़ी सी हल्की चल चुकी है। क्या कहना चाह रहा हूं? न्यूटन का सेकंड फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स नहीं होगा तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब लगता है? जब फोर्स होता है। अब आपको ये भी पता है कि पृथ्वी पर एक फोर्स लगाती है जिसको आप ग्रेविटी वर्ड से बोलते हो। हम सब पर पृथ्वी क्या लगा रही है? फोर्स लगाती है। हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, उसको हम ग्रेविटी का फोर्स बोलते हैं। तो जब किसी वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी का फोर्स भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ग्रेविटी का फोर्स एक क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ये वस्तु जो नीचे गिर रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो हर क्षण उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, उसमें एक एक्सेलरेशन होता है। और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई पूछे आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड इसके अर्थ के सरफेस पर। आपको ये भी क्लियर कर दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदल जाती है। बहुत हाइट पर जाओगे तो बदल जाएगी, आते हैं तो बहुत गहराई में जाओगे तो बदल जाएगी। ओके, पोल्स पे, इक्वेटर्स पे थोड़ी वैल्यूज इसकी डिफरेंट हो जाती है। और डेफिनेटली मून और इन पे जाओगे तो मून पे हर एक प्लेनेट पे इसकी वैल्यू अलग होगी। तो g इक्वल टू हम रफली यूज करते हैं न्यूमेरिकल में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये है मेरा, आपको मैंने डाटा समझा दिया। आप मान लीजिए एक छत पर ऊपर खड़े हैं, या छत पर खड़े हैं, या कुछ एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, आजकल आप टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो आप बैठे हैं और ये एक 500 मीटर ऊंची हाइट है, जहां पे भी आप 500 मीटर जमीन से ऊपर है। अब 500 मीटर ऊपर से आपने एक पत्थर को छोड़ दिया, ठेका नहीं है, छोड़ दिया, ठेका नहीं है, क्या करा है? छोड़ दिया। तो उसको जमीन पर आने में कितना समय लगेगा, और जमीन पर आएगा तो किस वेलोसिटी के साथ आएगा? जमीन पर आएगा तो किस वेलोसिटी के साथ आएगा? जमीन को किस वेलोसिटी के साथ टच करेगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? कितने समय में आएगा? देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है? 0। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहती है। अब हमें पूछा गया कितने समय में आएगा। अगर जिसको इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं इसी का यूज करूं तो s कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 मीटर। ओके, u कितना है मेरा? व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप के केस में 0, तो 0 into t 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या यूज करना चाहिए? जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें a की जगह क्या लिखना चाहिए? g लिखना चाहिए। एक्सेलरेशन a नहीं होता, उसमें तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है। इनटू क्या लिखेंगे? t स्क्वायर। अब आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 1000 इक्वल टू g की वैल्यू कितनी है? 10 t स्क्वायर। 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 100। तो t बराबर कितना हो जाएगा ये आपका? 10 सेकंड्स। तो अप्रोक्सीमेटली कितने सेकंड्स लगेंगे जमीन पर आने में पत्थर को? 10 सेकंड लगेंगे। अब आप ध्यान से देखें, आपसे एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी।
या जमीन पे टच करते हो तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो अगर मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियली तो 0 है मेरी, क्योंकि जब भी किसी पत्थर को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी यहाँ पर 0 है। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा यहाँ पर 500 मीटर का हुआ है, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब v² फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v² इक्वल टू g की वैल्यू कितनी है 10 इंटू कितना है आपका 2 इंटू 500, मैं सीधे ही कर देता 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा 1000। तो ये मेरा आंसर आ गया आपका, ये टोटल आंसर आ गया 10,000। ओके v², और अगर मैं v निकालूंगा तो v निकालने के लिए मेरे को इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, समझ रहे हैं। 10,000 का स्क्वायर रूट किसको कहते हैं 100 को, तो 100 into 100 10,000 हो जाएगा आपका, तो 100 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे एक्सेलरेशन समझाने की कोशिश करता हूं। जब आपने पत्थर को छोड़ा उस वक्त स्पीड कितनी थी 0, 1 सेकंड बाद स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड किससे बढ़ती है 10 करके बढ़ती है। तो कोई भी ऊपर से नीचे गिरती है क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड बाद 10 की, तो दूसरे सेकंड बाद 20 की स्पीड हो गई, तीसरे सेकंड बाद 30 की हो गई, चौथे सेकंड बाद 40 की हो गई, ऐसे करते करते उसको जमीन पे आने में कितने लगे सेकंड 10 सेकंड, तो 10वें सेकंड पे स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 100 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे हमने क्या सीख लिया, अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में सीखा, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सीखा, और उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल भी करा। आप जिनको नोट करना रहता है वो पॉज कर लिया करें, बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उस प्रकार से आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं आपके लिए। मैं जमीन पर खड़ा हूं और मैंने एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका, मैं जमीन पे खड़ा हूं और मैंने पत्थर को ऊपर की ओर फेंका, और मैंने पत्थर को फेंका जिस वक्त, उस वक्त उसकी इनिशियल स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड। अब आपको यह कैलकुलेट करना है कि यह कितनी हाइट तक जाएगा। अगर मैं किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूंगा तो वह कितनी हाइट तक मैक्सिमम जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दूसरी बात, वह पत्थर कितनी देर तक हवा में रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली ऊपर जाएगा वापस ग्रेविटी उसको नीचे ले आएगी, तो आपको यह पता करना है कि हाउ मच टाइम इट विल बी इन एयर। ठीक है। दूसरी बात, मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट की हाइट क्या होगी। इस प्रकार के इस क्वेश्चन में पॉइंट है। तो आपने पत्थर को फेंका है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पत्थर के मास से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप पत्थर के मास के बारे में सोचें। हाँ, तो इस केस में आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है, कितनी है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फाइनल वेलोसिटी जब पत्थर ऊपर पहुंच जाता है, ध्यान से देखना, चलते जा रहा आखिर में पत्थर रुकता और पलट जाता है, क्योंकि जब भी पत्थर कोई भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव काम करता है। जब कुछ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो स्पीड बढ़ती है, पृथ्वी खींचती है, ठीक है। अब जो ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड को डिक्रीज करने का काम करती है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या यूज करना चाहिए, 10 के बजाय -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना चाहिए। जब कोई पत्थर ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। चलिए, इन सब के साथ साथ मैं बात कर रहा था फाइनल पॉइंट पर, जब मैक्सिमम हाइट तक पत्थर चले जाता है, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है, जीरो हो जाती है, फिर पलट जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0। अब आपके पास सब कुछ है, आपको कहा गया है क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितनी देर हवा में रहेगा, कितनी हाइट तक जाएगा। तो अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² - u² इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है, 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। हटाओ, ये 0 हो चुकी है, 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देता हूं। u² मतलब 40 का स्क्वायर मतलब 1600,
इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन ड्यू टू कितनी है, ग्रेविटी कितना है -10 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है s। अब ये -20 कहाँ जाएगा, नीचे, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा -1600 डिवाइडेड बाय -20। तो क्या होगा आपका, इससे 2 से 2 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा आपका ये 80 मीटर। कितना आएगा आपका 80 मीटर। कितना आंसर आएगा आपका 80 मीटर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 80 मीटर। फिर से समझाएं आपको, हमने क्या कहा गया है, एक पत्थर को इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया है। ओके, तो कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। मुझे पता है इनिशियल कितनी दी है 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाते वक्त क्या लिया जाता है नेगेटिव -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस uv स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 0 रखी, u कितना था 40 का स्क्वायर होता है 1600 लिख दिया इक्वल टू 2, a की वैल्यू -10। यस, मैं चाहूं तो माइनस से इस माइनस को सीधे कैंसिल कर सकता हूं, पर मैंने नहीं करा, यहां ला के करा। s इक्वल टू कितना हो जाएगा -1600 अपन -20, माइनस से माइनस कर दिया, 0 से 0 कर गया, 160 को 2 से डिवाइड किया, 80 मीटर आ गया। चलिए ना, ये पूछा गया कि कितनी देर हवा में रहेगा। तो एक बात ध्यान रखें कि जितनी देर जाने में लगती है ऊपर तक, उतनी ही देर नीचे आने में लगेगी। ओके, तो 80 मीटर ऊपर तक कोई पत्थर है, तो 80 मीटर से नीचे आने में कितना समय लगेगा भाई, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता। आपके लिए लॉजिकली समझा दिया, क्यों होता कैसे होता वो बाद में हम जब टेस्ट में पढ़ेंगे क्लासरूम में तब समझाया जाएगा आपको। तो नाउ अभी ये पढ़ना है कि उसको कितना समय लगा ऊपर तक जाने में। कैसे निकाला जाएगा, 40 मीटर से कोई ऑब्जेक्ट 40 मीटर ऊपर है तो नीचे आने में कितना समय लगेगा, टाइम निकाला जाए। 40 मीटर है, यहाँ वापस आते वक्त इसकी अब स्पीड क्या हो चुकी है 0, तो 0 से यहाँ तक आने में कितना समय ले लेगा वो कर ले आप। चलिए इसी डाटा से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, s इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा हुआ है हमने। तो अगर हम इससे पढ़ेंगे तो हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, तो हम इसका यूज ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आपको बहुत सिंपल मेथड से करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हमको क्या अब फाइनली क्या निकालना है, टाइम कितना लगा ऊपर जाने में। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 0, u कितना है मेरा 40 मीटर पर सेकंड और a कितना है -10। क्या लिखना है -10 इनटू क्या लिखना है t। तो कितना आ जाएगा t बराबर आ जाएगा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे और 4 सेकंड वापस आने में भी लगेंगे। तो टोटल टाइम इन एयर, टोटल टाइम इन एयर, टोटल टाइम इन एयर कितना होगा आपका, दैट विल बी 8 सेकंड। इट्स क्लियर। एक और न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल करते वक्त ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसी कंडीशन आती है कि हम सही करते करते भी भटक जाते हैं, कैलकुलेशंस के कारण गलत हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और मेरे पास तो प्रॉब्लम है, जब मैं मोबाइल से शूटिंग कर रहा हूँ तो कॉपी कट पेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है ही नहीं मेरे पास। अब मैं आपको एक नए प्रकार के मोशन के बारे में बताता हूँ, दैट इज सर्कुलर मोशन। अभी तक आपने अभी जो मोशन पढ़ा था वो लीनियर मोशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट के चारों ओर घूमना। इज इट क्लियर। एक होता है रोटेशनल मोशन, एक है आपके पास सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा अंतर है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो एक्सिस होती है जिसके चारों ओर घूमा जाता है वो ऑब्जेक्ट से बाहर होती है। क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बाहर रहती है। जैसे कि अभी हम सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है तो ये सर्कुलर मोशन है। परंतु अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना, अपनी एक्सिस मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गई है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है हमारी, तो उस एक्सिस के अराउंड घूमती है अर्थ, तो वो रोटेशनल मोशन है। जैसे कि पंखे का इस रॉड के एक्सिस पे घूमना, तो ये रोटेशनल मोशन है। इज इट क्लियर। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना सर्कुलर मोशन है, इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पे घूमना रोटेशनल मोशन है।
तो रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है, एक्सिस ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाती है, ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पे भी हो सकती है, और अगर एक्सिस ऑब्जेक्ट से बाहर हो गई और गोल घूम रही है तो वो सर्कुलर मोशन हो गई। अभी हमारे पास इतना नहीं है, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे 9th में नहीं है, फिर भी समझना हमारे लिए जरूरी है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और समझे कि रोटेशनल मोशन में क्या विशेषता है। एक्सेलरेशन होता है, ये पंखा चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से पंखा चल रहा है, आपका पंखा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्पीड फिक्स है तो क्या एक्सेलरेशन है? आप बोलोगे यस, आप नो मत बताइए क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये ब्लेड्स हैं, तो जिस वक्त ब्लेड यहाँ थी तो वो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ था, जब ब्लेड यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो उसके रोटेशन की डायरेक्शन इधर हो गई, वही ब्लेड जब यहाँ आ गई तो उसके रोटेशन की डायरेक्शन इधर हो गई, जब वो ब्लेड यहाँ आ गई पंखे की तो उसके रोटेशन की डायरेक्शन यहाँ आ गई। तो हर क्षण उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ब्लेड्स की चेंज होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यू डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। तो डायरेक्शन में कंटिन्यू चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी में कंटिन्यू चेंज आ रहा है। स्पीड भले फिक्स है, स्पीड फिक्स है आपके पंखे की, परंतु वेलोसिटी फिक्स नहीं है। तो रोटेशनल मोशन हो कि सर्कुलर मोशन हो, उसमें एक्सेलरेशन होता ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे रोटेशनल में या सर्कुलर में क्या होता है, वेलोसिटी हर क्षण क्या होती है, चेंज होती है, और वहां एक्सेलरेशन निकलता है। ओके, वो किन फार्मूलों से निकलता, कैसे निकलता, वो हमारा भी 9th का टॉपिक नहीं है। परंतु यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड फिक्स होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड फिक्स होती है, परंतु वेलोसिटी फिक्स नहीं होती है। हाँ, रोटेशनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, वो अलग बात है, बट डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती है, इसलिए उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकलता है। क्या निकलता है? एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकलता है। चलिए, वहां पे रोटेशनल मोशन के केस में, आप सर्कुलर मोशन के केस में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बहुत सारे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ 11th। अभी हम 9th के लिए ही बात कर रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी स्पीड निकालना हो तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, स्पीड बराबर सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। और सरकमफेरेंस कितना होता है आपका, 2πr, और टाइम t। एक चक्कर में लगे समय को टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और उसको कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। तो हम कैपिटल T नीचे लिखेंगे। एक और चीज क्लियर कर दूं, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कई बार कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी लिखते हैं। सिंबल ध्यान रखें, ऐसा बनाया जाता है ओमेगा ना, W जैसा दिखता है पर हल्का सा ऊपर से घुमा हुआ होता है, इसको ओमेगा पढ़ा जाता है। तो और एक ओमेगा तो अपन 10th क्लास में रेजिस्टेंस के लिए पढ़ेंगे, परंतु वो ओम है, ओमेगा नहीं, वो ओम है। चलिए, ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, 2πr/t। t स्मॉल लिखा होगी कैपिटल, परंतु पूरा सर्कल है तो क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल T आ जाएगा। क्या निकालना सीखे अभी हम, स्पीड। कब? रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन अलग है, सर्कुलर मोशन अलग है। ओके, और एक और होता है वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेशन। जब कोई पार्टिकल मीन पॉइंट के दोनों तरफ जाए, नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, ये कौन सा मोशन है आपका? वाइब्रेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है? वाइब्रेशन। जो मीन पॉइंट है इसके अप भी जा रहा है, नीचे भी डाउन भी जा रहा है, तो ये वाइब्रेशनल मोशन। पेंडुलम का जो मोशन है वो भी एक बार कह सकते हो कि एसएचएम के अंतर्गत आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाते हैं। इस प्रकार के मोशन क्या कहलाते हैं? पेंडुलम के मोशन क्या कहलाते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें एक वर्ड पढ़ते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में कंप्लीट ऑक्सीलेशंस की संख्या, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड किसको कहते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन। ओके, हम यही कहीं पढ़ते पढ़ते हमने भी बेसिक एक वर्ड सीखा था कि फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन। अगर किसी वस्तु पर फोर्स लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर फोर्स नहीं लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स 0 है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है। फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन। याद रखेंगे आप लोग। अब कोई पूछे फोर्स क्या होता है, आपसे पूछ लिया, जनरलाइज एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स के बारे में क्या कह सकते हैं?
Force is an external cause. Force is defined as the external cause which change the shape, size or position of an object or tends to do so. फोर्स क्या होता है? जब किसी वस्तु पे लगता है फोर्स, वह एक्सटर्नल कॉज है जो किसी वस्तु का या तो शेप चेंज करता है, साइज चेंज करता है या पोजीशन चेंज करता है या करने की कभी-कभी कोशिश कर पाता है, केवल हो नहीं पाती है। तो फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज व्हिच चेंज द शेप, साइज और पोजीशन और टेंड्स टू डू सो। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मैंने एक कार को धक्का दिया और कार आगे खसक गई, तो फोर्स ने क्या किया? उसकी पोजीशन चेंज करी। ओके, मैंने अभी कोई आटे का गोला है, ओके, आटे के गोले पर फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया। ओके, रबड़ पे फोर्स लगाया तो उसका क्या चेंज हो गया? साइज चेंज हो गया। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है या कभी-कभी करने की कोशिश ही करता है, ठीक है, कर नहीं पाता। कैसे? एक ट्रक है और मैं ट्रक को अकेला धक्का दे दिया, मैंने तो फोर्स खूब लगाया पर मेरा फोर्स उसको नहीं कर पाया। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा था इसलिए वो मेरा फोर्स वहां पे काम नहीं कर पाया, मेरे फोर्स को दूसरा फोर्स कैंसिल करने वाला वहां था। तो फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज which change the shape, size or position of an object or tends to do so. फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? F से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स को? F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, कैसे आया, कहां से आया, इसका बर्थ कैसे हो गया, हम बताएंगे उसको। परंतु फोर्स को समझने के लिए एक और छोटी डेफिनेशन देना चाहूंगा। फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज अ पुश और पुल। फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज अ पुश और पुल। फोर्स की कई प्रकार की डेफिनेशन है। कई बार ऐसा कहा जाता है फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो कई प्रकार की डेफिनेशन है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स से रिलेटेड ही है, जो मैं आपको समझा भी चुका हूं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट। If it is in motion, it will remain in motion with same velocity in same direction unless we apply an external force. According to Newton's first law of motion, if an object is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will remain in motion with same velocity in same direction unless we apply an external force. और इसी को law of inertia भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनर्शिया क्या होता है, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया बोल लिया तो आपसे कोई पूछ सकता है इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द इनहेरेंट इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया ये बताना चाहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये उसका इनर प्रॉपर्टीज है। इनर्शिया क्या उसकी इनर प्रॉपर्टी है। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, टेबल है, चेयर्स है, डस्टर है, यहाँ रखा है तो रखा रहेगा। 2 घंटे बाद होंगे, 4 घंटे बाद ये अपने आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु अपनी स्टेट सेल्फ चेंज नहीं कर सकती। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। इवन कागज का टुकड़ा भी अपनी पोजीशन कब चेंज करेगा? जब हवा लगेगी। उड़ता है माना हमने, पर कब? जब एयर फ्लो होती है। अगर किसी कमरे के अंदर कोई हवा नहीं बह रही, कुछ नहीं बह रही और आप हवा कागज का एक टुकड़ा रख दो, वो कागज का टुकड़ा 10 दिन बाद भी आओगे तो वही मिलेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसके अंदर ही होती है, हर एक पार्टिकल के अंदर से ही होती है। और उसका मेन कारण होता है उसका मास। इनर्शिया का मेन कारण क्या है? मास। जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। इनर्शिया किसके कारण होता है? मास के कारण। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया 2 प्रकार का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहना चाहता है? इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन it will remain in motion with same velocity in same direction unless there will be no net force acting on it.
सो नाउ हमने दोनों लॉ पढ़ लिए इनर्शिया के। अब एक नए टर्म की ओर जाएंगे, दैट विल बी द मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम p बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम p बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is defined as the total motion stored in a body. Momentum can be defined as the total motion stored in a body. Momentum p equal to होता है mass into velocity. हम कई बार कई जगह पे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देना चाहे तो ऐसा भी दे सकते हैं, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? तो मास की यूनिट क्या रहती है? किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई आपकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर है। फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी और मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। आपको इन चीजों को आपको समझना है। अब हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? अभी मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ को पढ़ा दिया है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकता हूं, इफ f इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, इफ f इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है? फर्स्ट लॉ है न्यूटन वाला। मेरा नहीं है ना, मेरा लॉ नहीं है, मैं कोई लॉ नहीं बनाता हूं, ये न्यूटन साहब ने बनाया होता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है इफ f इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied external force. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force F. मतलब किसी भी वस्तु में जो मोमेंटम में परिवर्तन हो रहा है, पर सेकंड कितना मोमेंटम बढ़ेगा या पर सेकंड कितना मोमेंटम घटेगा, मोमेंटम के बढ़ने की दर या मोमेंटम के घटने की दर उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स पर निर्भर करती है। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force. और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वेरी फेमस लॉ, ये हमारी लाइफ में भी काम देता है। क्या कहना चाहते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? Every action there is equal and opposite reaction. Every action there is equal and opposite reaction. हम ये कह सकते हैं कि अगर पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है F12 और there will be no displacement, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो सेम क्वांटिटी में दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं A और B या फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा, फर्स्ट पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने बातों में मोशन चैप्टर में ही तीनों लॉ पढ़ डाले। बेसिकली ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का हिस्सा था। अगला जो चैप्टर चालू होने वाला है लॉज ऑफ मोशन, उसका मैंने 50% आपको पढ़ा दिया है लगभग। ओके, हेडिंग पे ना जाए ऊपर मोशन पर, ये वास्तव में हेडिंग करनी चाहिए थी मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ मोशंस, ये होना चाहिए था। पर कुल मिलाकर हम लोगों ने उस हेडिंग्स पे ध्यान नहीं दिया। हम ध्यान देते हैं फिर से एक बार फोर्स की बात करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज व्हिच चेंज द शेप, साइज, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टेंड्स टू डू सो। What is momentum? Momentum is defined as the total motion stored in a body. Momentum is also defined as the product of mass and velocity. Force is also defined as the push or pull. Force is also defined as the product of mass and acceleration. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? If an object is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will remain in motion with same velocity in same direction unless we apply an external force. या हम शॉर्ट में बोलना चाहें, if there is no external force acting on the system, then the total acceleration of the system will remain constant 0. Then total acceleration of the system will remain 0. न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied external force. और थर्ड लॉ क्या कहता है? Every action there is equal and opposite reaction. तो अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में कोशिश करूंगा कि और बहुत अच्छे से कंटेंट डेवलप करके रखूं, आपको पढ़ा पाऊं। मैं पढ़ाऊं इसी अंदाज में रहा हूं जैसा क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए नॉर्मली। उसके लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, उस पे ज्यादा आप टेंशन ना लें। when we will be in classroom और बेस्ट से बेस्ट पढ़ें। थैंक यू।